दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए सबसे तेज़, सबसे सटीक, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस जो आज के 16 अक्टूबर 2020 के एसएससी सीएचएसएल की फर्स्ट शिफ्ट में जो आए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछला वीडियो जो हमने डाला था, किसी ने हमारे चैनल के साथ मजाक किया। हमारी जो टीम जो क्वेश्चंस को बनाती है, कंपाइल करती है, उनको किसी ने कुछ स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पे गलत क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, और उसकी वजह से जो है हमारा पिछला वीडियो जो है उस पर कुछ लोगों ने डिसलाइक किया है। ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे अश्योर करना चाह रहा हूँ कि ये हमारा इंटेंशनल नहीं था, लेकिन आप जो है इस बात को समझेंगे। हमने बाकी अन्य वीडियोस भी बनाए हैं, वो सारे सब ओरिजिनल जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। हम सारा जेन्युइन मटेरियल डालते हैं। चलिए इसको देखिए। इसमें सारे जो हैं ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, एक एक वेरीफाइड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं और हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स पे। और जो भी लोग नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरीके के ऑथेंटिक क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं और ऑथेंटिक जो पेपर्स के जो एनालिसिस हैं, वो हम लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय नहीं वेस्ट करेंगे आपका। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। जो ऑर्डर है वो अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये भी फीडबैक के आधार पर हैं, लेकिन ये ओरिजिनल हैं। 47वां चीफ जस्टिस जो हैं भारत के, वो कौन हैं? जस्टिस बोबड़े हैं। ठीक है। और इनको 47वां भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद जो है यहाँ पे आर्टिकल 324 के तहत जो है ये चुनाव आयोग है। और वर्तमान चुनाव आयुक्त जो हैं ये सुनील अरोड़ा हैं, और 2 दिसंबर 2018 से अब तक हैं। ठीक है। वहीं बात करें भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये 1954 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और स्टार्टिंग में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इनको ये प्राइज़ मिला था, भारत रत्न। वहीं हम बात करें लास्ट अवार्डेड, तो वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इनको ये दिया गया था। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को ये जो पुरस्कार मिला है, ये मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत। ठीक है। और अब तक जो है टोटल 48 लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक गैस कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसका आंसर होगा। ऑक्सीजन जो है ये 20.946% है बाई वॉल्यूम, और कंसंट्रेशन के आधार पर ये इतनी है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन ज़्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं पेपर्स में, वो आए हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो अभी तक नाइट्रोजन के आते हैं, तो लोग नाइट्रोजन याद करके जाते हैं। तो यहाँ पे आया है दूसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस, तो ये है ऑक्सीजन। ठीक है। तीसरे नंबर पे है आर्गन, तो आप याद कर लीजिएगा। जीएसटी किसके अंडर में आता है दोस्तों? जीएसटी की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो कंजम्पशन पे लगता है। ठीक है। और ये जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत आता है। और ये जीएसटी काउंसिल जो है ये किसके अंडर आती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और फाइनेंस मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर्स हैं, और ये जो हैं 2 सेंटर के हैं, और 31 जो हैं ये स्टेट से हैं और यूनियन टेरिटरी से। एक क्वेश्चन जो आया है वो सुंग राजवंश से आया है। एक स्टूडेंट ने बोला है सुंग राजवंश से आया है, और एक स्टूडेंट ने बोला है पुष्यमित्र सुंग किसकी हत्या करके जो है किंग बने। तो दोनों के हम आंसर देखेंगे। पहले सुंग राजवंश के विषय में देख लो। ये सुंग एम्पायर जो थी, ये आपके पाटलिपुत्र विदिशा जो है इसकी कैपिटल थी। यहाँ पे संस्कृत प्राकृत ये चलती थी, और रिलीजन हिंदुइज्म बुद्धिज्म थे। और ये जो है इसमें एम्परर कौन कौन रहे थे? पुष्यमित्र सुंग रहा था, अग्निमित्र रहा था, देवभूति रहा था। और यहाँ पे जो चूंकि यहाँ पे पुष्यमित्र सुंग के विषय में बोला गया है, तो पुष्यमित्र सुंग कब से कब तक रहा है, इसको भी आप याद कर लीजिए। 185 से 151 BCE, मतलब ये ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो है पुष्यमित्र सुंग के विषय में पूछा गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और, सुंग राजवंश से पहले किसका राजवंश था? मौर्यन एम्पायर थी। और सुंग वंश के बाद में कौन आई? कण्व डायनेस्टी, कण्व। ठीक है। और ये मौर्य। ठीक है। अब यहाँ पे जैसा दूसरे स्टूडेंट ने बोला है पुष्यमित्र सुंग, तो पुष्यमित्र सुंग जो है ये लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ की हत्या करके ये बृहद्रथ। ठीक है। तो इनकी हत्या करके जो है यहाँ पे ये राजा बने। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं लगभग यहाँ कवर हो गए होंगे।
दिहांग नदी, तो दिहांग नदी पे जो क्वेश्चन आया है, दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्र के कई सारे नाम हैं दोस्तों। यहाँ ब्रह्मपुत्र पे कई सारे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो भी बोलते हैं, और ये श्यांग भी बोलते हैं इसको। जब ये एंट्री करती है ये अरुणाचल प्रदेश में, तो उससे पहले इसे श्यांग बोलते हैं, और एंट्री करने के बाद में इसे दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और फिर बाद में जो है इसमें दिबांग और लोहित मिल जाती हैं, और उसके बाद ये जो है ब्रह्मपुत्र हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है, और यारलुंग सांगपो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और या फिर बोला जाए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, तो दिबांग, लोहित और ये दिहांग जो है, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये आसाम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से एक क्वेश्चन आया है, ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। ठीक है। और आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर जो बंटवारा ये है, इस पर एक क्वेश्चन आया है, वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और 1 नवंबर 1956 आंध्र स्टेट एंड तेलंगाना रीजन ऑफ द हैदराबाद स्टेट वर मर्ज टू फॉर्म अ यूनाइटेड तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। दोस्तों ये जो आंध्र प्रदेश बना था, ये तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, तेलुगु। ठीक है। और ये पहली स्टेट थी जो भाषा के आधार पर बांटी गई थी। नॉन तेलुगु स्पीकिंग पार्ट्स ऑफ हैदराबाद स्टेट्स वर मर्ज्ड विद बॉम्बे एंड कर्नाटक। ठीक है। जो तेलुगु नहीं बोलते थे वो बॉम्बे और कर्नाटक स्टेट में जोड़ दिए गए थे। और इसके बाद एक सिलसिला चल निकला, यहाँ पे भाषाई आधार पर भारत के राज्यों की मांग उठने लगी, और धीरे धीरे कई सारे राज्य यहाँ पे बन गए। किस खिलाड़ी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? ये दुती चंद हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों पीछे जो क्वेश्चन था वो इलेक्शन कमीशन के विषय में हमने बताया था। यहाँ पे जो ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद के तहत करता है? इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद के तहत करता है? ठीक है, अनुच्छेद के तहत करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया गया है, तो यहाँ पे कोई भी आपको गड़बड़ नहीं मिलेगा। हु कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को जो है अथॉरिटी मिली हुई है किसके लिए? इलेक्शन करने के लिए। किसकी? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। और ये जो है ये ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए जो ये नियुक्ति है, इसके लिए चुनाव है, ये कराने की अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के पास अनुच्छेद 324 के तहत मिली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पिछले वीडियो के लिए हम माफ़ी मांगेंगे, ये बिना जानकारी के हमसे ये हुआ, और यहाँ पे किसी ने हमसे छेड़छाड़ की। और जो भी लोग नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसी तरीके के महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो हैं लगातार मिलते रहेंगे। और यहाँ पे हमारी करंट अफेयर्स भी हम डालते हैं। अभी ये पेपर्स के चक्कर में हम करंट अफेयर्स नहीं डाल पा रहे हैं कुछ दिन से। ठीक है। और ये आपको कल से करंट अफेयर्स भी रेगुलर मिल जाएगी। ठीक है। चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।